नमस्कार और स्वागत है। आज हम कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया की पूरी कहानी को गहराई से समझने वाले हैं। हमारे पास सोर्सेज का एक बड़ा मजेदार मिक्स है। एक तरफ तो एक कंप्यूटर कोर्स ADCA का पूरा सिलेबस है, दूसरी तरफ पाइथन प्रोग्रामिंग पर एक ई बुक और साथ में इंटरनेट और नेटवर्किंग पर कुछ टेक्निकल नोट्स भी हैं। और आज हमारा मिशन कोशिश ये रहेगी कि इन सभी अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाई जाए। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अकेला कंप्यूटर जो हमारे टेबल पर रखा है वो काम कैसे करता है, फिर वो पूरी दुनिया से जुड़ता कैसे है, और आखिर में वो कौन सी भाषाएं और नियम हैं जो इस पूरे डिजिटल जादू को मुमकिन बनाते हैं। बिल्कुल, मतलब हम एक सिंगल कंप्यूटर से शुरू करके उसे दुनिया से जोड़ेंगे और फिर देखेंगे कि ये दुनिया ये बनी कैसे है। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। हाँ, और ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ टेक्निकल बातें नहीं हैं। आज हम जो भी ऐप, वेबसाइट या डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उन सब की नींव इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर रखी गई है। तो हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ताकि हर चीज एक कहानी की तरह समझ में आए। तो कहानी की शुरुआत होती है उस डब्बे से जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। ADCA सिलेबस भी यहीं से शुरू होता है। कंप्यूटर क्या है, उसकी जनरेशंस, उसके टाइप्स। पर जो सबसे पहला और बुनियादी सवाल मेरे दिमाग में आता है वो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। हम ये शब्द रोज सुनते हैं, पर ये दोनों मिलकर काम कैसे करते हैं? ये तो ऐसा है जैसे शरीर और आत्मा, एक को छू सकते हैं दूसरे को नहीं। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। हार्डवेयर बिल्कुल शरीर जैसा है। वो हिस्से जिन्हें आप देख और छू सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन, प्रिंटर, ये सब इनपुट आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। और फिर है कंप्यूटर की मेमोरी, जैसे रैम और हार्ड डिस्क, जहां सारी जानकारी स्टोर होती है। दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर उस शरीर की आत्मा या दिमाग है। ये वो इंस्ट्रक्शंस का सेट है, वो निर्देश है जो हार्डवेयर को बताते हैं कि करना क्या है। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर बस एक बेजान डब्बा है। और सॉफ्टवेयर में भी जैसा कि सिलेबस में बताया गया है, दो बड़े हिस्से हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज या लिनक्स वो मैनेजर है जो पूरे कंप्यूटर को चलाता है। वो हार्डवेयर, मेमोरी सब कुछ संभालता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो टूल्स हैं जो हम किसी खास काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक पेंटर के पास अलग अलग काम के लिए अलग अलग ब्रश होते हैं, वैसे ही हमारे पास अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी हमारी डेली लाइफ के एप्स। ADCA सिलेबस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का जिक्र है, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट। अब यहाँ मुझे कंफ्यूजन होता है। मैं वर्ड में भी टेबल बना सकता हूँ और एक्सेल में भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ, तो फिर ये इतने अलग अलग क्यों हैं? असल में काम कहाँ पर बदल जाता है? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है। देखिए, आप हथौड़े से पेच कसने की कोशिश कर तो सकते हैं, पर वो काम पेचकसी अच्छे से करेगा। वर्ड का मुख्य काम है शब्दों और पैराग्राफ को संभालना, यानी टेक्स्ट प्रोसेसिंग। आप एक किताब लिख सकते हैं, एक रिपोर्ट बना सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अच्छा। वहीं एक्सेल का दिल उसकी सेल्स में बसता है। उसका काम है डेटा, खासकर नंबरों को संभालना, उन पे कैलकुलेशंस करना, फॉर्मूले लगाना और उस डेटा से चार्ट्स बनाना। आप वर्ड में एक छोटी सी केबल बना लेंगे, पर हजारों एंट्रीज वाले डेटा का एनालिसिस आप एक्सेल में ही कर सकते हैं। एक्सेल एक कैलकुलेटर से कहीं ज्यादा पावरफुल है। समझ गया। और पावर पॉइंट? वो तो प्रेजेंटेशंस के लिए है, ये तो साफ है। सिलेबस में एक और चीज का जिक्र है, DTP। ये क्या है? DTP यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। जब आपको प्रोफेशनल लेवल की डिजाइनिंग और प्रिंटिंग का काम करना हो, जैसे मैगजीन का लेआउट बनाना, पोस्टर या ब्रोशर डिजाइन करना, तब DTP सॉफ्टवेयर काम आते हैं। इसमें पेज मेकर, फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ जैसे टूल्स का जिक्र है। ये फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ में क्या फर्क है? दोनों तो डिजाइनिंग के लिए ही हैं। इनका फर्क इनके काम करने के तरीके में है। इसे ऐसे समझिए, फोटोशॉप एक डिजिटल कैनवस पर पेंटिंग करने जैसा है, जहां आप पिक्सेल्स यानी छोटी छोटी डॉट्स के साथ काम करते हैं। ये असली तस्वीरों को एडिट करने, उनमें इफेक्ट डालने के लिए बेहतरीन है। वहीं कोरल ड्रॉ एक तरह से डिजिटल कट एंड पेस्ट है, जहां आप गणित के फॉर्मूलों से बनी आकृतियों यानी वेक्टर्स से डिजाइन बनाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप एक लोगो को चाहे स्टैम्प साइज का बनाएं या एक बड़े होर्डिंग के साइज का, उसकी क्वालिटी जरा भी कम नहीं होगी, पिक्सेल्स फटेंगे नहीं। वाह, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। तो अब हमारे पास एक शक्तिशाली मशीन है जो दस्तावेज बना सकती है, डेटा का विश्लेषण कर सकती है और सुंदर डिजाइन भी बना सकती है।
लेकिन अभी तक ये एक द्वीप की तरह है, बिल्कुल अकेला। इसे एक नेटवर्क, एक दुनिया से जोड़ने की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प है। यहीं पर इंटरनेट की एंट्री होती है। बिल्कुल। हमारे नोट्स बताते हैं कि इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक ग्लोबल नेटवर्क है। इसकी शुरुआत 1969 में ARPANET नाम के एक अमेरिकन मिलिट्री प्रोजेक्ट के तौर पर हुई थी और आज ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इससे जुड़ने के लिए, जैसा हमारे सोर्सेज में लिखा है, कुछ चीजें चाहिए। एक कंप्यूटर, एक कनेक्शन का जरिया जैसे फोन लाइन, केबल या वायरलेस, एक मॉडेम, नेटवर्क सॉफ्टवेयर जिसे TCP/IP कहते हैं, और एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP जैसे कि जियो या एयरटेल। अच्छा, एक बात है जो मुझे हमेशा कंफ्यूज करती है और मुझे लगता है कि बहुत से लोग ऐसा ही सोचते होंगे। हम हर समय इंटरनेट और वेब शब्द का इस्तेमाल करते हैं जैसे वे एक ही हों। हमारे नोट्स में टिम बर्नर्स-ली का जिक्र है जिन्होंने वेब का आविष्कार किया। तो क्या ये सच में एक ही हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है नहीं, ये एक नहीं है। हमारे सोर्स में एक डायग्राम है जो इसे बहुत अच्छे से समझाता है। इंटरनेट कंप्यूटरों को जोड़ता है, मतलब कनेक्टिंग कंप्यूटर्स। अच्छा, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW लोगों को जानकारी से जोड़ता है, यानी कनेक्टिंग पीपल। इसे थोड़ा और आसान करेंगे? जरूर। मान लीजिए इंटरनेट शहरों को जोड़ने वाले सड़कों और हाईवे का एक विशाल जाल है। ये वो बुनियादी ढांचा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है। और वर्ल्ड वाइड वेब उस हाईवे पर चलने वाली गाड़ियां हैं जिनमें वेबसाइट्स, वेब पेज, वीडियोस और बाकी जानकारी भरी हुई है। इंटरनेट के बिना सड़कें ही नहीं होंगी और वेब के बिना उन सड़कों पर चलने के लिए कोई गाड़ी या सामान ही नहीं होगा। वेब एक सर्विस है जो इंटरनेट के ऊपर चलती है और जानकारी शेयर करने के लिए HTTP जैसे नियमों का इस्तेमाल करती है। ये तो कमाल का एक्सप्लेनेशन है, सड़कें और गाड़ियां। पर जब इन सड़कों पर अरबों गाड़ियां यानी डेटा पैकेट्स एक साथ चल रहे हों तो ट्रैफिक जैम या एक्सीडेंट क्यों नहीं होता? उन्हें कैसे पता होता है कि कहाँ जाना है? क्या ट्रैफिक पुलिस जैसे कोई नियम है? हाँ, बिल्कुल है। और ये ट्रैफिक नियम बहुत जरूरी हैं। इन्हें समझने के लिए हमारे पास OSI और TCP/IP जैसे मॉडल हैं। इन्हें आप इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए एक रूल बुक या फ्रेमवर्क समझ सकते हैं। हमारे नोट्स में बताया गया है कि OSI एक 7 लेयर वाला थ्योरेटिकल मॉडल है, जबकि TCP/IP एक 5 लेयर वाला प्रैक्टिकल मॉडल है जिसका इस्तेमाल आज का इंटरनेट करता है। 7 लेयर, 5 लेयर, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। हम इसे आसान बनाते हैं। इन लेयर्स का काम है एक बड़े से काम को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटना। OSI मॉडल एकेडमिक्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन असल दुनिया में TCP/IP मॉडल ने बाजी मार ली। उसने बाजी क्यों मारी? क्या खास था उसमें? इसकी कहानी इसकी शुरुआत में ही छुपी है। TCP/IP को ARPANET के लिए बनाया गया था और इसे बनाते वक्त ये माना गया था कि नेटवर्क का कोई भी हिस्सा लड़ाई में तबाह हो सकता है। इसलिए इसे बहुत मजबूत और फ्लेक्सिबल बनाया गया। ये बेस्ट एफर्ट डिलीवरी पर काम करता है, मतलब ये सेंट्रलाइज नहीं है। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो डेटा दूसरा रास्ता खोज लेता है। अच्छा, इसी डिजाइन की वजह से इंटरनेट एक छोटे से मिलिट्री प्रोजेक्ट से बढ़कर एक ग्लोबल फिनोमेना बन पाया, बिना किसी एक सेंट्रल कंट्रोल के। OSI मॉडल इसके मुकाबले थोड़ा ज्यादा सख्त और किताबी था। अच्छा, तो ये लेयर्स काम कैसे करती हैं? सबसे नीचे से शुरू करते हैं। सबसे नीचे की 2 लेयर्स हैं, फिजिकल और डेटा लिंक लेयर। ये हार्डवेयर का लेवल है। आपकी केबल, नेटवर्क कार्ड और सिग्नल्स यहीं काम करते हैं। यहाँ पर हब और स्विच जैसे डिवाइस होते हैं। मुझे याद है कॉलेज में हमारे कंप्यूटर लैब में हब लगा हुआ था। जब कोई एक व्यक्ति बड़ी फाइल डाउनलोड करता था तो पूरे लैब का इंटरनेट ठप हो जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि हब एक, कह सकते हैं कि एक बेवकूफ डिवाइस है। उसके पास जो भी डेटा आता है वो उसे अपने से जुड़े हर कंप्यूटर को भेज देता है। वो बस चिल्लाकर सबको बता देता है। मतलब स्विच ट्रैफिक को सही दिशा देता है, जबकि हब बस चिल्लाकर सबको बता देता है। एकदम सही। जिस दिन हमारे लैब में स्विच लगा, ऐसा लगा जैसे हम 21वीं सदी में आ गए हों। स्विच स्मार्ट होता है। वो हर डिवाइस का एक यूनिक पता, जिसे मैक एड्रेस कहते हैं, पढ़ता है और डेटा को सिर्फ उसी डिवाइस को भेजता है जिसके लिए वो बना है। वो ट्रैफिक को सही लेन में डायरेक्ट करता है। कमाल है। इसके ऊपर कौन सी लेयर है? इसके ऊपर है नेटवर्क लेयर। यहाँ का हीरो है राउटर।
ये वो डिवाइस है जो अलग-अलग नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है। आपके घर का वाईफाई राउटर आपके घर के नेटवर्क को इंटरनेट के विशाल नेटवर्क से जोड़ता है। ये आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करके डेटा पैकेट के लिए सबसे अच्छा रास्ता तय करता है। ये आपके डेटा के लिए एक जीपीएस की तरह काम करता है। और ये पक्का कौन करता है कि मेरा भेजा हुआ मैसेज या ईमेल सही सलामत और बिना किसी गलती के पहुंचेगा? अगर कोई हिस्सा रास्ते में खो गया तो? वो जिम्मेदारी है ट्रांसपोर्ट लेयर की। यहाँ दो मुख्य प्रोटोकॉल यानी नियम काम करते हैं, टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक भरोसेमंद डाकिया है। ये पहले कनेक्शन बनाता है, फिर डेटा भेजता है और डिलीवरी की रसीद भी लेता है। अगर कोई पैकेट खो जाए तो उसे दोबारा भेजता है। ईमेल और वेब ब्राउजिंग के लिए यही इस्तेमाल होता है। और यूडीपी? यूडीपी यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल वो तेज डाकिया है जो बस चिट्ठी पोस्ट कर देता है। ये गारंटी नहीं लेता कि पहुंचेगी या नहीं। ये बहुत तेज होता है क्योंकि इसमें कनेक्शन बनाने और रसीद लेने का झंझट नहीं होता। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? वीडियो स्ट्रीमिंग या ऑनलाइन गेमिंग में। वहाँ एक आध फ्रेम या पिक्सल का खो जाना चल जाता है, पर स्पीड सबसे जरूरी होती है। और सबसे ऊपर की लेयर जिसे हम और आप डील करते हैं, वो है एप्लीकेशन लेयर। जब आप वेब ब्राउज़र में कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आप HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब आप ईमेल भेजते हैं तो SMTP प्रोटोकॉल काम करता है, और फाइल डाउनलोड करने के लिए FTP। ये सब एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल हैं जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज इस्तेमाल करने देते हैं। ठीक है, तो हमने हार्डवेयर समझ लिया, सॉफ्टवेयर देख लिया और उस नेटवर्क के नियमों को भी जान लिया जो पूरी दुनिया को जोड़ते हैं। पर ये वेबसाइट्स, ये सॉफ्टवेयर, ये गेम्स, ये बनते कैसे हैं? हाँ, अब हम अपने तीसरे सोर्स यानी पाइथन प्रोग्रामिंग की ई बुक पर आते हैं। इसमें शुरुआत में ही एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट का जिक्र है, जिन्हें किसी भी प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट कहा गया है। बिल्कुल सही। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने से पहले प्रोग्रामर एक रेसिपी तैयार करता है। ये रेसिपी ही एल्गोरिदम है, यानी किसी समस्या को सुलझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप निर्देश। और फ्लो चार्ट, जैसा नाम से ही पता चलता है, वो उसी एल्गोरिदम का एक विजुअल मैप होता है। कोड लिखने से पहले आप एक डायग्राम बनाकर पूरा प्लान तैयार कर लेते हैं। और पाइथन वो भाषा है जिसमें इस रेसिपी को पकाया जाता है। हाँ, पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ये सीखने में बहुत आसान है और उतनी ही पावरफुल भी। हमारे सिलेबस में इसकी कुछ बुनियादी चीजें बताई गई हैं, जैसे डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स और कंट्रोल फ्लो। चलिए एक एक करके समझते हैं। ये डेटा टाइप्स क्या हैं? डेटा टाइप्स मतलब आप कंप्यूटर को बता रहे हैं कि आप किस तरह की जानकारी स्टोर कर रहे हैं, जैसे नंबर्स, दशमलव वाले नंबर्स, स्ट्रिंग्स यानी कोई भी टेक्स्ट जैसे हेलो, और फिर आते हैं लिस्ट्स और डिक्शनरी। तो एक लिस्ट, क्या वो हमारी शॉपिंग लिस्ट जैसी है जिसमें हम एक के बाद एक सामान का नाम लिखते हैं? एकदम सही। लिस्ट आइटम्स का एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है, और डिक्शनरी वो एक असली डिक्शनरी या फोन बुक की तरह है। हर शब्द यानी की का एक मतलब यानी वैल्यू होता है। जैसे नाम की के आगे रोहन की वैल्यू हो सकती है। ये डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत कारगर तरीका है। ये तो काफी सीधा है। सिलेबस में स्ट्रिंग स्लाइसिंग का भी जिक्र है। इसका मतलब है कि हम एक शब्द या वाक्य के टुकड़ी कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर शब्द में से कंप्यूट अलग निकालना। हाँ, बिल्कुल। स्लाइसिंग आपको किसी भी स्ट्रिंग या लिस्ट का एक मनचाहा हिस्सा निकालने की सुविधा देती है। ये टेक्स्ट के साथ काम करते हुए बहुत काम आती है। सिलेबस में एक और मज़ेदार उदाहरण है, डिक्शनरी का इस्तेमाल करके किसी लिस्ट में कौन सा आइटम कितनी बार आया है उसकी गिनती करना। मान लीजिए आपके पास फलों की एक लिस्ट है, सेब, संतरा, सेब, केला, संतरा, सेब। आप पाइथन का एक छोटा सा 5-6 लाइन का कोड लिखकर तुरंत पता लगा सकते हैं कि सेब 3 बार आया, संतरा 2 बार और केला 1 बार। और ये तो बस शुरुआत है ना? सही कहा। ये तो बस आइसक्रीम का पहला स्कूप है। हमारे सिलेबस में फाइल प्रोसेसिंग यानी फाइलों से डेटा पढ़ना और उनमें लिखना, और नमपाई जैसी पावरफुल लाइब्रेरीज का भी उल्लेख है। नमपाई का इस्तेमाल वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग की दुनिया में जटिल गणितीय गणनाओं के लिए होता है। ये दिखाता है कि एक प्रोग्रामिंग भाषा कितनी वर्सेटाइल हो सकती है, एक साधारण गिनती से लेकर स्पेस मिशन के कैलकुलेशंस तक। तो आज का सफर वाकई बहुत दिलचस्प रहा। हमने एक कंप्यूटर के अंदर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से शुरुआत की, फिर इंटरनेट के उस अदृश्य जाल को समझा जिसने पूरी दुनिया को जोड़ रखा है,
उन ट्रैफिक नियमों को जाना जो इसे व्यवस्थित रखते हैं, और अंत में उस कोड की एक झलक देखी जो हमारी इस पूरी डिजिटल दुनिया को बनाता है। हाँ, और सबसे फैसिनेट करने वाली बात यह है कि ये सभी परतें, डिवाइस और प्रोटोकॉल एक दूसरे पर कैसे टिके हुए हैं। एप्लीकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर के बिना काम नहीं कर सकती, ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर के बिना अधूरी है, और ये सब फिजिकल केबल्स और सिग्नल्स के बिना कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत ही खूबसूरत और जटिल सिस्टम है। तो आखिर में हमारे लिसनर्स के लिए सोचने वाली क्या बात है? एक सवाल है जो हमारे ADA-CSC सिलेबस के एक छोटे से जिक्र से उठता है। उसमें IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का भी उल्लेख था। आज AI और IoT हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहे हैं, जहां अरबों डिवाइस आपकी फ्रिज से लेकर आपकी कार तक एक दूसरे से बात करेंगे। सवाल ये है, क्या हमारे मौजूदा TCP/IP जैसे नियम जो इंसानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इंटरनेट के लिए बने थे, इस नई दुनिया का बोझ उठा पाएंगे, या हमें भविष्य में कम्युनिकेशन के इन बुनियादी नियमों में से कुछ को पूरी तरह से फिर से लिखने की जरूरत होगी, एक ऐसे इंटरनेट के लिए जो मशीनों के लिए बना हो?